में जब हम आहार पे चर्चा करते हैं, आहार की उपशाखाओं की, उपभागों की और दूसरे विषयों की चर्चा करते हैं, तो इस क्रम में आज उत्तराखंड से ही हमारे मुख्य अतिथि हैं। हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री कैलाश चंद्र भट्ट जी। श्री कैलाश चंद्र भट्ट जी उत्तराखंड के देहरादून जो जिला है, उसमें जिला परियोजना प्रबंधक हैं। वो यूजीवीएस, रीप और एनएलआरएम और हिलास संस्थाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और साथ में किसानों के जो उत्पाद हैं उनका कैसे मूल्यवर्धन किया जाए और कैसे उनकी ब्रांडिंग की जाए, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए और महत्वपूर्ण ये कि कैसे लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। तो किसानों को उद्यमिता विकास के लिए वो मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का परिचय और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिला योग आहार की वरिष्ठ आदरणीय श्री पवन कुमार सर के माध्यम से। तो आदरणीय श्री पवन कुमार सर का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि भारत भर की अलग-अलग प्रदेशों के, अलग-अलग जिलों के वे किसान जो कि अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करना चाहते हैं और इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं, साथ में उसके कैसे मूल्यवर्धन करें और कैसे उसकी मार्केटिंग करें। इस विषय पर भी आदरणीय आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने वाला है। तो इस सदन के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आदरणीय आप तक आवाज़ पहुँच रही है और आपका हार्दिक स्वागत है सर। और सबसे पहले तो एक एक हमें एक चित्र के माध्यम से ये बताइएगा कि किस तरह से आप ग्रामीण अंचलों में और खासकर ग्रामीण विकास की जो परिपाटी है, उसके लिए कार्य करते हैं ताकि हमारे किसान समृद्ध हों, हमारा प्रदेश समृद्ध हो और हमारा देश समृद्ध हो। जी, आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत है और माइक आपके पास। पहले तो बहुत-बहुत मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी सर। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय हमारे जो मेरे गुरु भी हैं और पहले जो जिस संस्था में काम करता हूँ, उस संस्था के पहले वो सीपीएम भी थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज वो पतंजलि जैसे संस्थान में हैं और हम इस तरीके से आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही सेमवाल जी का जो कि मेरे पीछे कई दिनों से लगे थे और क्योंकि टाइम भी इत्तेफाक से ऐसा था कि कभी समय मिल नहीं पा रहा था अपनी व्यस्तताओं के कारण। लेकिन सेमवाल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कई बार जो है मुझसे संपर्क किया और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े कार्यक्रम में आज ये बोल पा रहा हूँ सिर्फ़ आपके कारण। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं सीधा मुद्दे पे हम आते हैं। तो जैसे कि सबको विदित है कि आजकल सरकार की कई योजनाएँ चल रही हैं कि किस तरीके से हम जो अ, बिल्कुल अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है उसको विकास पहुँचाएँ और उसको कहीं कहीं न कहीं मुख्य धारा में जोड़ें। तो इसी क्रम में जो ये एक हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें पहले हमारे 3 प्रोजेक्ट आए और एक उत्तराखंड सरकार की भी एक पहल थी ये और इसमें हमारे जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था, वो था उत्तराखंड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना, जिसमें मेरे गुरु श्री पवन कुमार सर ही थे और उनके मार्गदर्शन में ये प्रोजेक्ट काफ़ी मतलब फला-फूला क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी एसजीएसवाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और उस समय लोगों का ध्यान एसएचजी बनाने पे था, कि जो महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं को खासकर पूरे भारत में किस तरीके से संगठित किया जाए और संगठित ही नहीं बल्कि उनको किस तरीके से छोटी-छोटी सेविंग उनके साथ की जाए, उनको बैंक तक ले जाया जाए, इस पर काफ़ी जो है विचार-विमर्श चल रहा था। तो इसी कड़ी में हमारा जो उत्तराखंड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना आया, उसमें हमने महिलाओं ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया और उनको छोटे-छोटे उनके बैंक अकाउंट खोल के 10 से 20 महिलाओं का एक समूह बना के और क्योंकि एसजीएसवाई का ज़्यादा इम्पैक्ट उस समय हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जो हमारी ये योजना थी, इसके कारण हम पूरे उत्तराखंड में सिर्फ जो है 5 ब्लॉक में 5 जिलों में हम काम कर रहे थे और उनकी हमने कई महिलाओं को संगठित किया। और इस तरीके से उनके छोटे-छोटे समूह बना के उनके अकाउंट खोले और महिलाओं को किस तरीके से मीटिंग करनी है, मीटिंग के क्या मुद्दे होने चाहिए
उसमें क्या एजेंडा होना चाहिए, इस तरीके से समझाया। तो संगठित करके महिलाओं ने अपने अकाउंट खोलना, अपने आप बैंक में जाना, बैंक के साथ ट्रांज़ैक्शन करना, ये सीख लिया। और छोटे-छोटे जो जो हमारा पीआरआई होता है, जो मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर हमने देखा तो 5-6 साल के बाद उसका एक ये अच्छा इम्पैक्ट निकल के आया कि हमारी कई महिलाएँ प्रधान हो गया, या आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गया, और ऊपर जिला पंचायत के लेवल तक भी बढ़ी हैं। और उन्होंने जो है कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में एक अलग जगह, इस तरीके से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी बढ़ता गया। उसी के क्रम में धीरे-धीरे, क्योंकि जब महिलाएँ इतनी सशक्त हो गई कि वो अपनी अपनी बात को रख सकती थी और अपने लिए छोटा-छोटा कि बैंक कैसे जाना है, अपने छोटे-छोटे कार्य कर लेती थी। क्योंकि उत्तराखंड में पहले क्या था कि आज से अगर हम 2004 की बात करें, आज तो ख़ैर डिजिटल एरा है और हर घर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, और आज की जो पेमेंट की भी परिपाटी है वो मोबाइल से है। लेकिन उत्तराखंड की जो उस समय जो अर्थव्यवस्था कहें हम, तो वो टोटली जो है मनी ऑर्डर टाइप की अर्थव्यवस्था थी। क्योंकि यहाँ के ज़्यादा लोग जो है फ़ौज में रहते हैं, बाहर रहते हैं, नौकरी करने बाहर चले जाते हैं, तो महिलाएँ घर पे छूट जाती हैं। तो वो मनी ऑर्डर वाली जो हमारी वो थी कि उनको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से जाना पड़ता था और अपना वोट करना पड़ता था। उस व्यवस्था में हमने उनको बैंक से लिंक करवाया, मतलब एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम चला। और ये पूरा का पूरा जो है पवन सर की लीडरशिप में ये प्रोग्राम जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी, मतलब ये इतना वाइब्रेंट हुआ कि उस समय जो मेरी समझ से हम आजीविका बोले जाते थे, पहचाने जाते थे। और उसके बाद जो हमारा नया प्रोजेक्ट आया उसमें भी पवन सर का काफ़ी योगदान रहा। और उसके कारण जो हमारा नया प्रोजेक्ट आया आईएलएसपी, उसमें हमने क्या किया कि जब महिलाएँ हमारी बैंक लिंकेज हो गया, महिलाएँ जो आपस में मीटिंग करने लग गई, अपना रजिस्टर कैसे भरना है, अपना लेखा-जोखा कैसे रखना है, क्या हमारा उत्पादन हो रहा है, क्या हम व्यवसाय कर सकते हैं, इस तरफ चलेगी। तो इस वाले प्रोजेक्ट में ये था कि उनको कैसे उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। अभी तक तो हमने सोचा कि उनका सोशल इंक्लूजन कैसे किया जाए, वो मीटिंग कैसे करें, मीटिंग के क्या एजेंडे होंगे और अपने क्षेत्र की क्या समस्याएँ हैं। उस समय क्या हुआ कि जैसे कोई वृद्धावस्था पेंशन लगवानी है, या कोई हमारे पास विकलांग है तो उसका उसको कहीं ले जाके उस तक ले जाना है, मतलब कि जहाँ से उसको सर्टिफ़िकेट मिल जाए। इसी तरीके से हमारा जो है अलग-अलग क्षेत्रों में जो सामाजिक उस समय ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे हमारे यहाँ शराब का था तो महिलाओं ने शराब पे भी काफ़ी रोक लगाई। तो इस तरीके के एक मतलब सामाजिक जन आंदोलन टाइप का उस समय वो वाला प्रोजेक्ट था। और इस वाले प्रोजेक्ट में हमने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया कि उत्तराखंड में जो भी चीज़ उत्पादन होता है, उसको कैसे ऐसे किया जाए कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ताकि जो उनका मार्केटेबल सरप्लस उसमें से निकल पाए। चाहे वो थोड़ा-थोड़ा हो, किसी का 5 किलो हो, 10 किलो हो, तो उसको संगठित करके, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशन बने वो 2 टायर इंस्टीट्यूशन थे। नीचे लेवल पे हमारी एसएचजी थी और एक क्लस्टर लेवल पे हम क्या करते हैं कि एक एसएचजी में, एसएचजी बोले तो स्वयं सहायता समूह, और आजकल गवर्नमेंट में उसको गवर्नमेंट का उसपे बहुत ज़्यादा फोकस भी है कि महिलाओं को वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात इस समय हमारी सरकार भी कर रही है। और जी20 में भी इसको बड़ी महत्ता से रखा गया कि किस तरीके से जो है महिलाओं की लीडरशिप में अब विकास किया जाए। क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उसका 50% तो महिलाएँ हैं, और अगर हम उनका वर्कफ़ोर्स में पार्टिसिपेशन देखें तो लगभग, अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो हमारा 20% से कम जो महिलाएँ हैं या तो वो रोज़गार कर रही हैं या रोज़गार के लिए कहीं न कहीं जो है रोज़गार की खोज में है। तो सिर्फ़ 20% महिला ही जो है भारत की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही है। तो किस तरीके से उसको 50% किया जाए, तो ये एसएचजी का आंदोलन इसमें बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। तो इसी के क्रम में जब उनका छोटा-छोटा हम हमने उनके साथ ऐसी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेज़ की ताकि उनका थोड़ा-सा यील्ड बढ़े, और वो यील्ड बढ़ के उनके पास कहीं न कहीं बाज़ार के लिए अधिक के उत्पाद बन पाए। तो जब वो उनके पास जो उत्पाद बाज़ार के लिए हो जाएगा सरप्लस, तो फिर उसको बाज़ार में कैसे ले जाना है, उस तरीके का हमने महिलाओं के साथ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। मतलब एक वातावरण तैयार किया, और उस वातावरण को तैयार करने के लिए हमने गाँव लेवल पे प्रोजेक्ट के द्वारा जो है छोटे-छोटे कलेक्शन सेंटर खोले, क्लस्टर लेवल पे बड़े कलेक्शन सेंटर खोले। तो विलेज लेवल पे अब महिलाओं को क्योंकि थोड़ा आमदनी भी कमानी है, तो आमदनी कमाने के लिए क्या हुआ कि गाँव लेवल पे जो भी उत्पादन होता है, उसको छोटे कलेक्शन सेंटर पे वो इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे प्राइमरी लेवल की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग कर देते हैं। पहले तो क्या होता था कि भई जो भी दाल हुई उसमें थोड़ा कंकड़ पत्थर वगैरह बना, वो प्राइमरी लेवल की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग वहाँ पे करके फिर वो जो ज़्यादा उत्पाद होता है उसको हम एग्रीगेट करके और वहाँ पे ले आते हैं, बड़े वाले कलेक्शन सेंटर पे। और फिर वहाँ पे भी हम प्राइमरी लेवल की, मतलब वो फाइनल लेवल की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करके फिर उसको पैकेजिंग करके मार्केट तक ले जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और ऐसे हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उसमें क्या है कि खेती बहुत कम है, और किसान जो है क्या करता है कि अपने खेत में जो भी उत्पादन होता है उसको मार्केट तक ले जाने में, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता इसलिए वो मार्केट तक जाता नहीं है।
तो ये एक बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशन हुआ कि हमने उसको जो है एग्रीगेट करके क्लस्टर लेवल पे लिया है। माना सपोज कि वो क्लस्टर लेवल पे हमारे 500-600 लोग होते हैं, तो एक आदमी का 1 किलो भी सरप्लस हुआ, तो 1-1 किलो करके ऊपर 500 किलो हो गया। तो हमारे पास एक वॉल्यूम हो गया। अब उसको मार्केट तक ले जाने के लिए हमने वहाँ पे प्रोसेसिंग सेंटर, इस तरीके की कुछ फैसिलिटी भी तैयार की, ताकि उसको जो है वैल्यू एडिशन करके फिर मार्केट में ले जाया जा सके। तो इसको अगर हम देखें तो टोटल उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमारा ये आईएलएसपी का एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना जो प्रोजेक्ट आया, उसके द्वारा हमने कहीं न कहीं जो है रिसोर्स बेस्ड एंटरप्राइज भी उत्तराखंड में क्रिएट किए। और एक मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि हमारा एक टीएचआर करके एक प्रोग्राम चलता है, टेक होम राशन, जो कि धात्री महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो न्यूट्रिशनल फूड है, वो सप्लाई किया जाता है। तो हमने एक हमारा जिला है अल्मोड़ा, वहाँ पे एक टेस्ट किया कि क्यों ना हम जो है सरकार की योजनाओं में भी स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही ये सामान दिलवाएँ। तो एक छोटा-सा पायलट हुआ, पहले हमने एक ब्लॉक में पायलट किया और एक ब्लॉक के 10 आंगनबाड़ी लिए और उन 10 आंगनबाड़ियों में हमने थोड़ा-थोड़ा वो आंगनबाड़ी का जो टेक होम राशन है, उसको बाँटना शुरू किया। तो वहाँ पे पहले क्या होता कि क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिसेज़ है, पहले से थोड़ा-सा गड़बड़ रही हैं, तो 1 किलो अब माना सपोज़ हमने गुड़ देना होगा, तो वो क्या करते थे कि 4-5 गुड़ के पीस उठा के उनको दे देते थे। इसी तरीके से थोड़ा-सा 1 मुट्ठी भर जो है माना मूँगफली है, तो मूँगफली दे दिया। तो महिलाओं ने ये आपस में विचार-विमर्श किया कि क्यों ना हम अपने गाँव में, अपने बच्चों को अपने हाथ से ही ये टेक होम राशन भेजें। तो उन्होंने खुद ही मार्केट सर्वे करके और बाहर से वो सामान लेके और कुछ जो है लोकल, जैसे हमारा मंडुवा हो गया, लोकल का काला भट्ट वहाँ पे काफ़ी होता है, तो वो दाल भी, क्योंकि दाल भी उसमें एक देनी पड़ती है। तो इस तरीके से एक किट बनाई और वो किट जब बाँटनी शुरू की, तो महिलाओं का जो आंदोलन होता है कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो उस ब्लॉक में जैसे उन्होंने एक एक ब्लॉक में 10 आंगनबाड़ियों को बाँटना शुरू किया, तो लोगों को लगा अच्छा इसमें इतना सामान मिलता है। तो वहाँ की जो महिला थी जिसका विवाह दूसरे ब्लॉक में या दूसरे गाँव में था, तो उन्होंने कहा भई हमारे यहाँ तो आंगनबाड़ी में ऐसा बनता है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से देखते-देखते हमने पूरे जिले में वो आंगनबाड़ी का, हमारी जो सहकारिताएँ हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इसमें क्या हुआ कि जो महिलाएँ इस उससे मतलब आंगनबाड़ी की ये टीएचआर सप्लाई से जुड़ी हुई थी, उन महिलाओं को लगभग जो है 600-700 महिलाएँ इसमें जुड़ी हुई थी। 700 महिलाओं को मतलब उनको जो है 10 दिन का महीने में एक रोज़गार इससे मिलता था। उनकी जो आय थी, इनकम, वो लगभग जो है पर महीने 2 से लेकर 3000 रुपया वो इसी एक्टिविटी से कमाते थे। क्योंकि जब वो सामान लेके आते थे, उनको पैकिंग करना, उसका सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना और फिर उसको गाँव तक पहुँचाना, इस पूरे उसमें जो है महिलाएँ इन्वॉल्व होने लग गई और वहाँ पे एक-एक सहकारिता का जो टर्नओवर है, वो लगभग 1-1 करोड़ है। अभी-अभी हमारी एक सहकारिता ने वहाँ पे 30 लाख का डिविडेंड भी बाँटा। यानी कि जो महिलाएँ उस सहकारिता में अपना सामान देती हैं, उस सहकारिता के साथ व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय के आधार पर धीरे-धीरे जो है वो सहकारिता अपने जो उनके सदस्य हैं उनको लाभांश भी बाँटना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं का जो आंदोलन हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, वो आईएलएसपी में थोड़ा-सा जहाँ पे प्रोडक्शन हमारा बढ़ना था, प्रोडक्शन बढ़ा के किस तरीके से उसको जो है एक व्यावसायिक रूप में किया जा सके, वो हमने किया। दूसरा एक उसी में एक ऊर्जा फूड करके होता है, जिसको हम बोलते हैं रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड। वो जो है, जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको उनके लिए बनाया जाता है। तो उसमें भी हमारी सहकारिताओं ने काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और जो किशोरी होती हैं, मतलब एडोलेसेंट गर्ल गर्ल होती हैं, लैक्टेटिंग मतलब दूध पिलाने वाली माताएँ होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं और जो जिनमें जो है अति कुपोषित हैं, उनके लिए वो फूड दिया और वो 3-4 डिस्ट्रिक्टों में, जिलों में उन्होंने बाँटना शुरू कर दिया। और इसको मतलब इसकी सफलता को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने भी उनको जो है अपने उसमें लेख में उनका ज़िक्र किया। तो ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन था उस समय और किस तरीके से महिलाओं को संगठित करके जब वो अपने ही बच्चों को इस तरीके का सामान देती है, तो उसमें कोई भी वो इम्प्योरिटी देने से बचती है और उसका सामाजिक कहीं न कहीं असर भी इसका पड़ता है। तो इस तरीके से हमने छोटे-छोटे, अब क्या हुआ कि जब लोगों ने कहा कि भई यहाँ पे जैसे हमारे एक ब्लॉक है जो प्लेन वाला है, तो वहाँ पे धान बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उन्होंने अपने मीटिंग में ये कहा कि भई आप क्यों ना यहाँ पे एक धान की यूनिट लगा दी जाए। तो वहाँ पे जहाँ पे धान का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमने छोटे एंटरप्राइज़ महिलाओं ने अपने ही पैसों से और कुछ बैंक लोन लेके उन्होंने वहाँ पे धान की यूनिट लगा दी। ऐसे ही एक हमारा अपर हिल का ब्लॉक है, जो कि मतलब थोड़ा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो है सरसों का उत्पादन, मतलब तेल वाला जो
तेल के बीज है उनका उत्पादन ज्यादा होता है, तो वहां पे उन्होंने मस्टर्ड ऑयल की यूनिट लगा दी। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा आगे जाए जहाँ पे हमारा स्पाइस का मतलब हल्दी, धनिया, मिर्च इसका उत्पादन ज्यादा होता है, उन्होंने वहां पे मसाला यूनिट लगा दी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जहाँ पे ये मंडुआ, झंगोरा, जो आजकल मिलेट, जिसको कि प्रधानमंत्री भी आज की डेट में हमारी सरकार भी काफी इसको प्रचारित प्रसारित कर रही है, वो उन्होंने मिलेट के बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। तो वहां पे उन्होंने मिलेट की एक बेकरी बड़ी लगा दी। इसी तरीके से जहाँ पे जो ऊपर वाला इलाका है, जहाँ पे सेब या हमारे जो टेम्परेट फ्रूट है, सेब हो गया, आड़ू हो गया, खुमानी हो गया, इस तरीके के जो वो होते हैं, उनको वहां पे उन्होंने उस तरीके का एक उद्यम लगा दिया। तो कुल मिला के हम देखें तो आज की डेट में फिर जब वो उद्यम स्टार्ट हो गए, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो निकलना शुरू हो गया, तो उसको आप मार्केट तक कैसे ले जाना है। तो सर के ही अध्यक्षता में हमने उस समय एक ब्रांड बनाया था। वो उस समय तो बनाया था नेचुरली पहाड़ी सर ने। फिर उसके बाद हिलांस, जो वो भी सर के मतलब पवन सर के मार्गदर्शन में है, हमने उसको भी बना दिया। एक हिलांस करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे उत्तराखंड में जो भी इस तरीके का मार्केट जो मार्केट नहीं कर पाती, वो हम जो है उसको प्रीमियम पैकेजिंग करके हिलांस के माध्यम से आज की डेट में बेचते हैं। और हिलांस में हम पूरे उत्तराखंड का जो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा उत्पादन तो हो नहीं सकता है, तो हम उसको लो वॉल्यूम हाई वैल्यू करके बेचते हैं। मतलब उसके उत्पादन तो कम है, वॉल्यूम हमारे कम है, लेकिन क्योंकि वो कम मात्रा में उगता है और हिमालय से आता है सीधा, और उसमें जो है हिमालय की कॉस्मिक एनर्जी है। मतलब बाहर के जैसे आजकल प्लेन्स में तो पूरा का पूरा जो है केमिकल लोग डाल दे रहे हैं, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट करके हम उसको बेचते हैं। और उसका भी काफी मतलब आज की डेट में अगर हम पूरे इलाज का पूरे सहकारिताओं का उसको देखें तो लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने देहरादून की बात करूं तो पिछले 3 साल में हमने लगभग 5 करोड़ का ऐसे टर्नओवर किया है। हर साल एक एक, कभी एक मतलब जब शुरू किया था तो 50 लाख का था, फिर 1 करोड़ का था, और आज की डेट में उसका 2 करोड़ का यहाँ पे से टर्नओवर है। और वो एक ही आउटलेट के, हमारा जो देहरादून वाला आउटलेट है उसका सेल है। बाकी हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग आउटलेट हैं। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे जो भी महिलाओं का छोटा छोटा सरप्लस था उसको वैल्यू एडिशन करना है, तो उसके लिए हमने रिसोर्स बेस्ड, जहाँ पे जिस चीज का अधिक मात्रा में जो है उत्पादन होता है, वहां पे उस तरीके का हमने उनके साथ मिलके और उस तरीके के जो है वो खोल दिए। अब उसको देखते हुए फिर क्या हुआ कि अब हमारा एक तीसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि अभी तक हमने उत्पादन बढ़ाने की बात करी और उत्तराखंड सरकार ने भी, सरकार की ग्रोथ सेंटर की योजना है। तो ग्रोथ सेंटर का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से हम लोगों को उत्पादन, जो उनका उत्पादन है उसको प्रोसेस करके फिर आगे बढ़ाना। तो सरकार ने भी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो चल रहा था उसके संबंध में जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों में अपने ग्रोथ सेंटर खोले हुए। तो जैसे एरोमेटिक का मतलब एरोमा का ग्रोथ सेंटर अलग है, बेकरी का ग्रोथ सेंटर अलग है, इस तरीके से रिसोर्स बेस्ड ग्रोथ सेंटर है, उनसे भी उत्पादन आता है। और उस उत्पादन को आज की डेट में जो भी हमारा इकट्ठा होता है उसको एक जगह इकट्ठा करके फिर हम कुछ हिलांस के माध्यम से बेचते हैं, कुछ ऑनलाइन बेचते हैं। अगर मैं हिलांस की बात करूं तो आज की डेट में हमारा जो मेन ग्राहक है वो ज्यादा हमारा इंस्टीट्यूशनल सेल होता है। उसमें इंस्टीट्यूशनल सेल बोले तो संस्थागत सेल, लवासना का जितना गिफ्टिंग होता है, लवासना बोले तो लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ से ये आईएएस एकेडमी है हमारा मसूरी में, उनका जितना भी गिफ्टिंग होता है वो हमसे ले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम काफी गिफ्टिंग करते हैं। गेल इंडिया, जो गेल एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम काफी गिफ्टिंग करते हैं। और हमारा ओएनजीसी में भी हमारा काफी गिफ्टिंग जाता है, ओएनजीसी हमारा प्रीमियम कस्टमर भी है। इसी तरीके से हम देखें तो जितने भी देहरादून के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपने जो उनके विद्यार्थी होते हैं, जब उनका वो मिलते हैं आपस में, तो एक दूसरे को क्या गिफ्ट देना बोल के, तो वो भी हिलांस का ग्राफिक गिरा हो गया, हमारा डीआईटी हो गया, इनमें भी हमारा काफी गिफ्टिंग जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो जो क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। अगर कोई कहे कि हमें जो है एक ट्रेन भर के हिमालय का उत्पाद चाहिए, तो उतना यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन की थोड़ा सा अपनी वो, क्योंकि लोग भी कम है पहाड़ों में और जमीन हमारी सीमित है, फिर इस तरीके का डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो हम उसको थोड़ा सा लो वॉल्यूम हाई वैल्यू करके बेचते हैं। और उसको कई प्रकार के हमारे गिफ्ट बॉक्स हैं, उन गिफ्ट बॉक्स के माध्यम से हम प्रीमियम कस्टमर तक भी पहुंचाते हैं। इस तरीके से हम देखें तो जो भारत सरकार में जितनी भी गिफ्ट जो बड़े बड़े, अभी रेल मंत्रालय में हमारी जो चाय है, हम एक चाय बना मतलब तो हमारी 6 प्रकार की चाय है। उसमें हमारा तुलसी टी हो गई, हमारा गिलोय और तुलसी का जो मिक्स करते हैं हम, वो काफी चाय हमारी फेमस है। इसी तरीके से हमारी नेटल बिच्छू घास की जो चाय, बिच्छू घास क्या है कि वो वाइडली ग्रोन होता था, और उसको आज की डेट में मतलब कोई
पहले लोग उसका कोई वो नहीं करते थे, वैसे ही जो है उसको, लेकिन आज की डेट में बिच्छू घास से हम रेशा भी निकाल रहे हैं और जो बच जाता है उसके जो पत्ते हैं उसके चाय के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम देखें तो जो हमारे यहाँ बुरांस बहुतायत मात्रा में होता था, उसकी हमने उसका जूस और वो तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ हमने उसको चाय में भी यूज़ किया है। तो हमारी बुरांस की चाय एक अच्छा हुआ है। दूसरा हमने क्या किया कि जब कोरोना काल था, कोरोना काल में जो हमारी सहकार जो इंस्टीट्यूशन बने, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे इंस्टीट्यूशन एसएचजी, और एसएचजी के बाद क्लस्टर लेवल की हमारी फेडरेशन, और हमारी जो फेडरेशन है वो अपने एसएचजी मतलब समूहों से जो भी उनका उत्पादन होती है वो भी लेती है और उनकी क्या जरूरत है वो भी। तो हमारे पास बाजार इस तरीके का है कि हम दोनों तरफ हमारे पास बाजार है। आज की डेट में हम देखें तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, उसको हम रूरल एंटरप्राइज एक्सीलरेशन प्रोजेक्ट रीप, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना बोलते हैं, और उसमें हमने पूरे उत्तराखंड को आच्छादित किया है। और जितने भी एनआरएलएम के तहत जितने भी समूह गठित हुए हैं, एनआरएलएम में 3 टायर सिस्टम है, उनका नीचे लेवल पे एसएचजी है गाँव लेवल पे, फिर उस एसएचजी में एक गाँव में हमारा 5-6 एसएचजी बन गई, तो उनको फिर विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वीओ, और वीओ के बाद फिर उनका क्लस्टर लेवल की फेडरेशन है। तो 3 तरीके के उनके इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें भी जो है अगर हम देखें तो जितने एनआरएलएम के जो महिलाएँ हैं, वो अभी तक सेविंग और सिर्फ सेविंग का काम कर रहे थे। अब उनके साथ हम जो हमारी परियोजना है, उनके साथ भी उद्यम आधारित जो है काम कर रही है। उस उद्यम से क्या होगा, क्योंकि जब उद्यमिता महिलाओं में आएगी तो कहीं न कहीं उसका प्रोडक्ट निकलेगा, और उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए इलान्स के माध्यम से हम काफ़ी वो करेंगे। अगर हम देखें तो मन की बात में अभी हमने एक हमारा पिथौरागढ़ में जो है एक हमने बेडू बनाया, जो यहाँ का पहाड़ी फिग होता है, उसका जैम और चटनी बनाया। उसको प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में भी बोला था। मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट भी इलान्स बना रहा है। ऐसे ही हमारा एक बागेश्वर में एक बेकरी है, वहाँ बेकरी से हमने मंडवे के बिस्किट बनाए थे, वो भी प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में उसका ज़िक्र किया था। और आज की डेट में जितना भी गिफ्टिंग यहाँ से हमारे सीएम जाते हैं, तो वो भी प्रधानमंत्री को हमारा ही गिफ्ट, अभी गए थे तो उन्होंने जो है बेडू का चटनी, जैम और एक हमारा कीवी का जैम था, वही जाके प्रधानमंत्री को भेंट भी किया था। एक अभी हम क्या कर रहे हैं कि बिच्छू घास हो गया, और हमारे यहाँ का जो बिच्छू घास है उससे शॉल, स्टोल, मफलर ये भी बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने वो भी जो है सॉरी हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वही गिफ्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि हिलांस आज की डेट में उत्तराखंड का एक ऐसा ब्रांड है जो कि मतलब उत्तराखंड में तो पॉपुलर है ही, साथ में जितने भी हमारे इस तरीके के गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको गिफ्टिंग के लिए अगर चाहिए होता है कि उत्तराखंड का क्या ले जाना है, जिसको हम समोन भी बोलते थे, तो वो समोन के तौर पे हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो बम्बई वगैरह वगैरह ऑनलाइन उसको मंगाते हैं, और हम उनके लिए एक पैकेज भी तैयार करते हैं कि जैसे माना मंडवा, झंगोरा, इस तरीके से हमने उनका पैकेट बना दिया कि वो जो है उसको उसको अलग से ऑर्डर करते हैं कि चलो भाई पहाड़ का क्या ले जाए। तो इस तरीके के एक पहाड़ का ब्रांड बन चुका है। और इसको अगर हम देखें तो अभी-अभी कई प्रकार के जो है अवार्ड भी मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री जब माणा आए थे, तो माणा में प्रधानमंत्री ने अपनी जब हमारा स्टॉल विजिट किया तो उसके बाद उन्होंने स्टेट में बोला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ जो भी इस तरीके के पर्यटक जिस भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो कम से कम वहाँ का 5% अपने जो खर्चा है उसका 5% वहाँ के लोकल उत्पाद ले जाएँ। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि महिलाएँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट उभर के आ रहा है, और इसको मार्केट करने के लिए उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी बात बोली। और आज की डेट में अगर हम देखें तो सिर्फ यात्रा सीज़न पे, अभी इसी यात्रा सीज़न पे हमने लगभग 3 करोड़ का हमारी जो अलग-अलग स्वयं सहायता यात्रा रूट पे हमारे काफ़ी आउटलेट हैं इलान्स के, तो उसके माध्यम से 3 करोड़ का उन्होंने व्यवसाय किया है। जिसमें उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ के मिनिएचर हो गए, जो छोटे-छोटे मिनिएचर होते हैं। एक तोरण होता है जिसपे शिव जी का वो शिव ओम शिव त्रिशूल बना के इसके लिए जो कार में उसमें लगा देते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट भी डेवलप हुए कि जिनके पास खेती नहीं है, जो खेती रहित किसान हैं, उनके लिए भी एक इस तरीके का हमारी पहाड़ी टोपी लगभग 20 लाख की लोगों ने पहाड़ी टोपी बेची उसमें। इसी तरीके से हमने कई प्रकार के जैसे जूट बैग हो गए, इस तरीके के महिलाएँ जो है अलग-अलग काम कर रही हैं, और किस तरीके से उसको मार्केट में ले जाया जाए, उसके लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए हमारा हिलांस है। तो अगर किसी का कोई सवाल है, तो कृपया पूछ सकता है, जी। क्योंकि ये वन वे रैली चल रही है अभी। अब मेरे समझ से हाँ। थोड़ा-सा सदन को खोल देते हैं, है ना? जी। जी, आदरणीय बहुत ही सुंदर आपने एक रूपरेखा खींची है कि किस तरह से उत्तराखंड में ये ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण परिवेश
की समृद्धि के लिए कार्य किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे बिंदु आपने रेखांकित किए हैं, बताए हैं और इसी क्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचना चाहूँगा जी सर, कि वहाँ ज़रूर, तक ज़रूर। आवाज़ पहुँच जी, कि आदरणीय आपका स्वागत है और आप इस वार्ता में शामिल होकर के जी, जी सर। जी दिनेश धन्यवाद और आज के मुख्य अतिथि हमारे कैलाश चंद भट्ट जी, बहुत ही ऊर्जावान हमारे साथी और बहुत ही मेहनत की उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए लोगों के साथ जुड़ करके काम करके, जिसको कहते हैं लग करके काम करना। तो ऐसे परिश्रम का फल जितना अच्छा मिलता है आने वाले समय पर उसका जो है ये प्रतिबिंब के रूप में आज उनके वार्ता के माध्यम से प्रतीत हुआ है क्योंकि अ, ये काम बहुत कठिन काम लगता था आज से लगभग 18 साल पहले जब ये पहला चरण की शुरुआत हुई। ऐसा लगता था कि ये कैसे हो पाएगा इस प्रदेश में जिनमें इतनी विषमताएँ हैं, ना रोड की नेटवर्क की कमी थी मतलब रोड के नेटवर्क की बहुत कमी थी और मोबाइल फ़ोन और बाकी सब चीज़ें भी सुविधाएँ बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये परियोजना शुरू हुई, तो एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि 5 जनपदों में गाँव का चुनाव कैसे करें? तो उसके लिए भी एक तरीका अपनाया गया कि कैसा एक तरीका अपनाया जाए कि सबसे जो दूरस्थ हैं, सबसे पिछड़े क्षेत्रों का चिह्नीकरण करते हुए ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया जाए अ, जहाँ से लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया। तो उस तरीके को भी हमने चिह्नित किया और उसकी वजह से इस कार्य को करने में परेशानी नहीं आई क्योंकि अन्यथा कभी कोई मंत्री, कभी कोई बाकी लोगों का दबाव रहता है कि इस क्षेत्र का चुनाव करें, उसका करें, इसको नहीं करें। तो ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ये परियोजना की शुरुआत हुई और बहुत खुशी होती है कि आज की तारीख में लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर सारे सामूहिक रूप से और रिलायंस का भी अगर देखा जाए तो वो काफ़ी टर्नओवर अब धीरे-धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। जैसे परियोजना का नाम है वेग, तो उसी वेग के साथ ये कार्य भी आगे बढ़ रहा है और इसके लिए कैलाश भट्ट जी और उनकी सारी टीम बधाई के पात्र है और सारी महिला की स्वयं सहायता और उनके संगठन जो ये कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में बीच-बीच में हमारी बातचीत होती रहती है, हम चर्चा करते रहते हैं कैलाश भट्ट से और तो कभी हमें बुला भी लेते हैं एक आध मीटिंग में, तो उस समय भी फिर बाकी साथियों से मिल कर के मूल्यांकन करने का समय अपना आत्म उसके लिए कि हम कहाँ से शुरुआत की थी और अब कहाँ तक के पहुँच गए हैं। इसको करने का हमें मौका मिल जाता है। मुझे विशेष रूप से इसका लगाव रहता है कि पहले और अब में क्या अंतर हुआ है? पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या अंतर आया है? इसको हम बार-बार इसको देखना ज़रूरी होता है और उसमें क्या चीज़ें अच्छी निकल के आई हैं, जिसको कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह कार्य बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सफलतापूर्वक हुआ है। पूरे देश के लिए एक मिसाल भी हुआ है। अभी अ, माणा के जो हमारे प्रधान थे, वो भी इस मंच में आए थे, उन्होंने भी अपनी बातें शेयर की हुई थी और वो महिला जो थी शायद वो भी जिनको साथ वार्तालाप हुई थी प्रधानमंत्री की और उस फ़ोटो चित्र में मैंने पहले भी बताया था ये कैलाश चंद भट्ट भी उस फ़ोटोग्राफ में थे जो कि मुख्य मतलब हमारे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के साथ और आपके साथ भी थोड़ा संवाद इसमें हुआ था स्थापित। तो ऐसा मिलाकर के कुल मिलाकर के यह मंच हम सबको हमारे देश के जुड़े हुए विभिन्न किसानों को, वैज्ञानिकों को, जितने भी साथी इसमें स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं प्रतिदिन उनके लिए एक अवसर है कि हम इस देश की विविधता को, इस देश में होने वाले अच्छे कार्यों को समझने का प्रयास करें, उससे बातचीत, संवाद करने का प्रयास करें और इससे प्रेरणा लेते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में भी कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करें। तो यह मंच एक इस तरह से स्वैच्छिक रूप से बनाने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि हमारे बहुत सारे साथी जो इस मंच में जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपने उत्साह और अपने उनको जो ज्ञान मतलब जो जानकारी मिलती है, उससे भी वो प्रोत्साहित होकर के और हम एक-दूसरे के से सीख करके भी इस मंच में कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास इसके माध्यम से ज़मीनी स्तर पर करने का समय-समय पर प्रयास होता है और उसका मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन भी करने का प्रयास करते हैं।
तो बहुत आज की सुंदर वार्ता और अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं कैलाश जी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वह आने वाले दिनों में हमारे जो अच्छे वेल परफॉर्मिंग स्वयं सहायता समूह है या फेडरेशन है, उनके जो महिलाएं हैं जो कि जिन्होंने अपने नेतृत्व से अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने इस धरती में कुछ एक छाप छोड़ी है, उनको भी इस मंच पर बुलाने का अगर आप कार्य कर लेते हैं, कभी ऐसा अवसर होता है, तो उससे उनको भी हमें तो फ़ायदा होगा ही, इस मंच में जुड़े हुए बहुत सारे साथी हैं, उनको भी फ़ायदा होगा और शायद मैं उनकी भी एक पर्सपेक्टिव बाकी देश के बाकी लोगों के साथ एक बढ़ेगा, तो एक विन-विन सिचुएशन हमारी हो सकती है। इसके साथ ही आने वाले समय पर वो महिलाएं अगर अपने द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स को भी दिखाती हैं ऑनलाइन, जैसे आज हमने चर्चा की है, उसको भी दिखाती हैं और उसको भी बारे में बताती हैं कि उससे उनको कैसे फ़र्क पड़ रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो भी सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो हम इस तरह से सीखने सिखाने की परिपाटी, जिसमें हम एक-दूसरे से सीखते हुए आगे अपने कार्यों में उसका उपयोग करते हुए अपनी परिस्थिति में, इस मंच के माध्यम से ऐसा भी करने का समय-समय पर प्रयास करते हैं। तो आज आज की वार्ता बहुत अच्छी रही है और हमारे बहुत सारे साथियों के मन में जो कुछ जिज्ञासा रही है होगी या कोई प्रश्न होंगे, तो उसको लेने का भी अब समय है और ऐसे फिर हम संवाद को जारी रखते हैं। मैं अपनी वाणी को इस आज के जो योग सेशन हुआ है उसमें उनके योगाचार्य की टीम, उनका भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। ओम धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और ये बड़ी सुखद वार्ता रही कि जो पौधा 18 वर्ष पहले रोपा गया था और विषम परिस्थिति में उसमें खाद, पानी, खुराक देने की बात कही गई, वो पौधा पुष्पित और फलवित हो रहा है, वो फल दे रहा है। तो आदरणीय पवन सर जी और आदरणीय भट्ट जी के माध्यम से जो वार्ता आगे बढ़ी है, तो ये यही बताती है कि डर के आगे जीत है, चुनौतियों के आगे विजय है और विषमता के आगे निश्चित ही समता है। इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा जी का हैंड रेज है, तो आदरणीय आप आज के मुख्य अतिथि से संवाद करें, ऐसा आग्रह आपसे है। जी कोटि-कोटि प्रणाम सदन को। और आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और मेरे ख्याल से जो मुख्य अतिथि जी ने जो बताया वो ग्रामीण अंचल को बदलने में बहुत महत्व भूमिका निभाई है इसने। आज ग्रामीण की महिलाएं जो ग्रुप में इकट्ठी हुई, आर्थिक स्थितियों को सर लगता है आपका ना नेटवर्क मेरे ख्याल से सही नहीं है। थोड़े दूर जाइए शरद भैया, जगह चेंज कर दीजिए। जी जब तक आदरणीय शरद जी भाई साहब नेटवर्क में आते हैं, श्री सुमित वर्मा जी। आवाज चली गई क्या? हाँ हाँ जी आई सर आवाज? जी जी आई सर। जी 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 सर मुख्य अतिथि से ये मेरा रिक्वेस्ट थी कि जो निचले स्तर पे जो ग्रुप बनते हैं गांव में, जो अति गरीबी रेखा की जो महिलाएं होती हैं, तो उनको कैसे एकत्रित करके ये ग्रुप बनाया जाता है और किस ढंग से ये काम करता है, कैसे इनको क्या काम सौंपा जाता है, इसके पीछे थोड़ा सा बताएंगे आप, कैसे चुने जाते हैं इनको? जी, इसमें क्या होता है कि जो हमारा समूह है, आपको आवाज आ रही सर? जी 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 आ रही। जो हमारा समूह है, जो क्लस्टर लेवल के हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, जो छोटे-छोटे समूह से बनता है, वो डिसाइड करता है कि कौन गरीब है और किसके पास मतलब संसाधनों की कमी है। गरीब का मतलब जिसके पास संसाधन कम है, या घर में गाँव में कोई जो है विधवा औरत है या सिंगल मतलब उस घर में कोई पुरुष नहीं है, इस तरीके से हम उसका चुनाव करते हैं और उनको हम बोलते हैं
वनरेबल प्रोड्यूसर ग्रुप। मतलब वनरेबल ग्रुप हुआ मतलब कि उनके पास, उनको हम बोलते हैं कि मतलब क्या बोलेंगे, मतलब गरीबी का एक ग्रुप अलग बना दिया हमने। उनके साथ हम क्या करते हैं कि जो हमने कहा कि हम सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, क्योंकि जो खेती वाले होते हैं वो तो उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इस तरीके के काम होते हैं जिसमें हम सॉर्टिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, या यूनिट में कोई इस तरीके का काम है, जो उनको थोड़ा-सा ट्रेनिंग देके और उनको सिखा के फिर उस ग्रुप को हम एंगेज करते हैं। तो इस तरीके से हम मतलब काम बँटे हुए हैं कि खेती हर किसान को क्या 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 दिया जाए, और जो वेल ऑफ है उनको क्या दिया जाए। तो जो ठीक-ठाक लोग होते हैं उनको मार्केटिंग में तेज़ होते हैं, कोई बाहर जाने के लिए तेज़ होता है, और जो गरीब लोग होते हैं क्योंकि वो उनके पास इतना संसाधन नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे वो भी अपग्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके का उनका हम पहचान करके उनको उनके ही जो इंटरेस्ट है उसमें ट्रेनिंग करके फिर उनको जोड़ते हैं सर। सर। जी, जी। हमारे यहाँ पे कुछ ग्रुप बने हुए सर, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी तो सर। हमारे यहाँ ग्रुपों को खरीदी भी दी गई। इस बार सरकार ने उनके माध्यम से मूँग की खरीदी जी, और जी, जी। उन ग्रुप के माध्यम से गेहूँ की खरीदी भी करवाई और अच्छा, अच्छा। उनने काफ़ी अच्छा राजस्व कमाया है जी, जी, और जी। काफ़ी पारदर्शिता ग्रुप ने रखी है। तो जी, जी। ऐसी योजनाएँ भी इनके साथ जुड़ रही हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल हाँ, जी, जी। जी। सर इसका मतलब कोई क्राइटेरिया रहता है क्या? मतलब जैसे अति गरीबी रेखा वाले जो ग्रुप बनते हैं आपके हाँ सर, और उसमें गरीबी रेखा जी, उसमें क्या होता है कि वो अंत्योदय कार्ड धारक होना चाहिए, मतलब, और अच्छा, कोई विधवा होनी चाहिए, सिंगल वुमन है, मतलब एक ही एकल महिला है उस परिवार में, तो वो भी गरीब हो गया। दूसरा क्या है कि उसके पास संसाधनों की कमी हो, कुछ तो लोग पहले जो सर ने बताया, पवन सर ने, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था वो वहीं से स्टार्ट हुआ। उन्होंने उस समय जी, हमारा जो है वेल बीइंग रैंकिंग होती थी, तो वेल बीइंग रैंकिंग जी, के माध्यम से हम उसको रैंक करते थे कि कौन 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, इस तरीके से वेल ऑफ कौन है, कौन हॉवरिंग टू पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नज़दीक कितने लोग हैं, उसके लिए एक पूरा एक सिस्टम था सर। तो उस सिस्टम के जी, आधार पे वो तय करते थे, मतलब एक तो बीपीएल का सिस्टम गवर्नमेंट का था, और एक परियोजना ने और सर ने अपने उससे एक टूल बनाया कि हम जो गरीब हैं उनकी पहचान कैसे करें। और सर का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता था। फिर वो एक टूल लेकर आया नया, और उस टूल के माध्यम से हमने उनकी पहचान की। फिर उनके साथ क्या गतिविधियाँ की जाती हैं, उन गतिविधियों का चुनाव किया। इस तरीके से सर उसका एक पूरा का पूरा एक मतलब सिस्टम है उसका। जी। जी। सर ऐसा कोई ग्रुप है जिसका टर्नओवर बहुत अच्छा हो गया हो और वो काफ़ी अच्छी उन्नति करी हो, ऐसा कोई आदर्श ग्रुप आपका बना है क्या? जी, बिल्कुल सर, कई ग्रुप हैं हमारे, लेकिन मैं एक का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आपको। उन्होंने अभी अभी इसी मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में अभी जब एजीएम होती है उनकी, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम बोलते हैं, आम वार्षिक आम सभा। तो जी, वार्षिक आम सभा में पूरा लेखा-जोखा रखते हैं अपना, और उसके बाद प्रति व्यक्ति, जैसे उनका शेयर था ₹4000, एक आदमी का उसमें शेयर है, और उसमें 600 मेंबर हैं उस ग्रुप में। तो एक आदमी का 800 का सॉरी 4000 का शेयर है, तो 6 चौके 24 लाख का उन्होंने इनिशियल पूँजी इकट्ठा करके अपना व्यवसाय शुरू किया सर, 600 लोगों ने। तो उनके जी, पास 24 लाख से आज की डेट में उनका जो टोटल बैंक बैलेंस है लगभग 2.5 करोड़ है। और उस वाह! आपको अगर तो वहाँ जाना होगा तो आप जा भी सकते हैं, और टोटली कम्युनिटी ओन्ड है ना? कम्युनिटी ओन्ड बोले तो पूरा का पूरा मैनेज जो है महिलाएँ करती हैं, और महिलाओं का ही अपना वो है। तो उस उन्होंने अभी जो है 40 लाख का डिविडेंड भी बाँटा है। डिविडेंड बोले तो अंशदान, तो आज की डेट में उनके एक शेयर की कीमत 16,000 से अधिक है। उसके बीच-बीच में वो साल भर में उन महिलाओं को जो भी प्रॉफिट होता है उसका 30-40% वापस दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी वो है। बहुत बढ़िया सर, बहुत जी, जी जी, हो। जी। तो आपको कभी एक्सपोज़र विज़िट करना हो या हमें कभी लगेगा सर, तो ये बहुत बड़ा एक माध्यम है हमारे लिए, और मैं सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस यहाँ तक अगर हम आए हैं और आज मैं बोल पा रहा हूँ, तो सब उन्हीं का वो है सर, आशीर्वाद है, और उनके उससे तो ये इससे क्या होगा सर कि जो हमारे अन्य राज्यों में जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सर ने भी कहा है कि उनका भी इंटरेक्शन होना चाहिए। तो अगली बार हम अवश्य मतलब हम ये चाहेंगे कि कोई इस तरीके की महिला जिन्होंने खुद काम किया हो वो यहाँ पे बोले। तो अगली बार अगर सर का सहयोग रहेगा तो अवश्य जो है हमारी एक महिला आके आपको समझाएगी जिसने काम किया। तो इस तरीके से बिल्कुल, अलग-अलग बिल्कुल। ग्रुप का हम कराएँगे सर, अलग-अलग बिल्कुल करते हैं। कराएँगे। जी, जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी, जी सर। जी।
जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस चर्चा में, इस वार्ता में ऊर्जा धीरे-धीरे बढ़ रही है और इस ऊर्जा का समागम हमारे पूरे प्रदेशों में हो, ऐसी कामना है। और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि वो पिछली बार आदरणीय मोदी जी गए थे माणा गाँव, तो उसमें जो महिलाएँ स्टॉल में थी, अभी मैंने संपर्क किया था कल, लेकिन वो लाता गाँव से कुछ महिलाएँ सर से जुड़ना चाह रही थी आदरणीय भट्ट जी से, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं है, हो सकेगा तो वो बीच में जुड़ पाएँगी। और तब तक हम इस वार्ता को आगे ले जाते हुए आदरणीय सुमित वर्मा जी का हैंड रेज़ है। जी, आप अपना प्रश्न रखें या वार्ता में शामिल हो जाएँ। जी धन्यवाद विनय जी। कैलाश जी का धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं अभी मध्य प्रदेश कटनी में रहता हूँ और वहाँ पे 5 एकड़ मेरी कृषि भूमि है। तो अन्य राज्यों की जो है यहाँ पे अलग-अलग राज्यों से जुड़े हैं, उनके लिए आप मतलब क्या सुझाव दे सकते हैं? कहाँ से हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और जो मतलब जो हमारे लिए उपयोगी हो? मोस्टली फूड प्रोसेसिंग में और ये मार्केटिंग के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हों। जी। अभी अभी सर कई योजनाओं, अगर हम योजनाओं की जानकारी के बारे में कहें तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ उसको मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ बोलते हैं और उसको विकास भवन बोलते हैं यहाँ पे। मेरी समझ से आपके यहाँ भी इस तरीके का ही सेटअप है। ऊपर डीएम है, डीएम के नीचे सीडीओ है। तो जितने भी विकास के कार्य हैं वो मुख्य विकास अधिकारी उसको देखते हैं। तो उनके ऑफिस में, बल्कि आपके वहाँ भी एनआरएलएम चल रहा है और आपके यहाँ तो एनआरएलएम का काफ़ी अच्छा सेटअप भी है। तो आप एनआरएलएम से भी वार्ता कर सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर तैयार हों, जो अपने साथ कम से कम मतलब अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएँ और उनको रोज़गार मुहैया करा पाएँ। तो आपके लिए बेस्ट यही होगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कई योजनाएँ हैं। आपको जो है अपने जिले के मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ जाना है, या अगर ब्लॉक में जा सकते हैं तो वहाँ पे बीडीओज़ होते हैं। बीडीओ के पास भी काफ़ी इस तरीके के, क्योंकि आज की डेट में सर काम करने का प्रेशर है। नीचे से वो कह देंगे भैया ये योजनाएँ हैं, आपको इन योजनाओं को लागू करना है। और उन योजनाओं को लागू करने के लिए वहाँ पे पात्र लोग नहीं मिलते हैं। तो आप जैसे लोगों की तो सर हर समय ज़रूरत रहती है। तो मेरा यही निवेदन होगा कि जो जिले में आपके यहाँ जो विकास के कार्य होते हैं, वो मुख्य विकास अधिकारी अगर आपके यहाँ होते हैं तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। महत्वपूर्ण बात है। लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट में और राज्य में मिलती-जुलती सिस्टम है, मिलता-जुलता सिस्टम है, और अगर हम उसका सदुपयोग करें तो सभी जगह ये विकास की बयार आगे बढ़ सकती है। और इस क्रम में आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि वो अपना हैंड रेज़ करें। जो जी, आदरणीय आदरणीय डॉक्टर डीडी शर्मा सर पूर्वांचल प्रदेश से हैं, केवीके से हैं, वो कुछ वार्ता रखना चाहते हैं। आपका स्वागत है। जी। सभी को मेरा नमस्कार। ये आज के जो कार्यक्रम चल रहा है, वो जो आज के मुख्य अतिथि है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने पवन सर से भी के साथ बहुत काम किया है, और उत्तराखंड में जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि वो अब जो बीज 20 साल पहले या 15 साल पहले सारी संस्थाओं ने वहाँ रोपित किया था, ये जो आपके एसएसजी है, क्लस्टर्स है, और जितने भी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में चले हैं, ये हिमाचल में भी चल रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि इतना टर्नओवर एक ग्रुप का है और मार्केटिंग में अब बहुत दक्षता आ गई है, तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, और वो बहुत ज़रूरत है आज उनको आगे लाने की। उसमें काफ़ी सफलता शायद उत्तराखंड के लोगों को मिल रही है। मैंने स्वयं पिछले 15-20 सालों पहले उत्तरकाशी के जो पुरोला, नौगांव, इन क्षेत्रों का काफ़ी, और इधर आपके बागेश्वर, अल्मोड़ा, यहाँ किसी संस्था के थ्रू जैसे हार्क है, बहुत सारे किसानों के गाँव में गए, वहाँ की ग्रुप्स देखे, और वहाँ जो एक ट्रांजिशन फेज चल रहा था उस समय, जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप से जो हमारी परंपरागत खेती थी, उसकी तो आज ज़्यादा अहमियत हो गई है। तो उसमें सब्जी उत्पादन वगैरह में आप लोगों ने जो सहयोग दिया था, जितने भी वहाँ एनजीओ है, जैसे कि आपका एक एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है,
वो उस समय बहुत जागरूकता थी, बहुत लोग चाहते थे कि उन्हें टेक्नोलॉजी मिले, उनको एक मार्केट मिले। और हमारे हिमाचल या हिंदुस्तान या पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारी विषमता ये है कि हम खेती हर तो है लेकिन हमारे पास भूमि बहुत कम है। तो उसका एक ही माध्यम है कि हम उनको संगठित करें। महिलाएं बहुत खास करके पहाड़ी महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाएं मैंने देखा है कि वो इतने दूर से घास लाती थी, सुबह जाती है और दिन को 4-5 घंटे दूर करके जब वो घास से वापस आती थे, उनके जो हस्बैंड थे वहां ताश खेलते रहते थे। फिर उनको जागरूकता आई, वो आधे लेने जाते थे, उनका बोझा उठाते थे, मैंने वही भी देखा है। और सेकेंडली उनको जो फिर ट्रेडिशनल जो हमारी मिल्क प्रोडक्शन थी, सारे आधा दिन वो घास उठाने में लगाती थी। फिर वो रात को जब वो दूध लेती थी तो एक आधा लीटर ही दूध आता था। अब वो समय बदल गया है। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, जितनी भी संस्थाएं वहाँ हैं, और हिमाचल में भी इस तरह की कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरा ये अभिप्राय ये है कि जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि जी कौन सी गरीब महिलाएं चुनी जाए, कौन सा संस्था किसकी संस्था में जोड़ा जाए। तो आज ये सबसे ज्यादा समस्या है तो मार्केटिंग की है। महिलाएं अपना प्रोड्यूस तैयार कर रही है, लेकिन उतनी जो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, पैकेजिंग होनी चाहिए, ट्रेड मार्क लगना चाहिए, उसमें अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप लोग तो बहुत आगे जो आज कह रहे हैं भट्ट साहब, उन्होंने तो इतना जो इंटरनेशनल लेवल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको वो आपकी महिलाओं के द्वारा किया हुआ या संस्था के द्वारा किया सामान जो है मिल रहा है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो अब ये समय आ गया है कि जो 10,000 एफपीओ प्रधानमंत्री स्कीम के तहत बन रहे हैं, उनको इस महिला जो बने हैं उनका जो सदुपयोग है वो इन ग्रुप को उसमें ज्वाइन कराया जाए, कॉमन इंटरेस्टेड ग्रुप उसमें जोड़ा जाए। ये अब आगे का काम है। बाकी आज का जो ये कार्यक्रम है, आज की जो जानकारी है, उपस्थित सदस्यों को बहुत अच्छा उसमें ज्ञानवर्धन होगा। यही मुझे आज का वक्तव्य में कहना। धन्यवाद। जय हिंद। जी, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि को का मिलान किया है कि लगभग एक जैसी स्थिति दोनों जगह है और आगे अच्छा कार्य कर सकते हैं। आदरणीय, इस सदन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और असम राज्यों से सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं आदरणीय कैलाश चंद्र भट्ट जी को, और वो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। और मेरे मन में एक जिज्ञासा जाग रही है आदरणीय मुख्य अतिथि जी, कि जैसे कि हमारी राज्य में यानी उत्तराखंड में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो क्षमा कीजिएगा, एक फोन आने से कुछ डिस्टर्ब हुआ है। तो इसी तरह से क्या जो एफपीओ है वो उनकी क्या प्रगति है या उनका वास्ता आपसे कितना पड़ता है, ये मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। हाँ, एक्चुअली क्या है सर कि जैसे हिमाचल प्रदेश से सर ने भी कहा, और आप तो हमसे काफी आगे हैं हिमाचल प्रदेश इस मामले में, चाहे वो प्रोडक्शन का मामला हो, चाहे मार्केटिंग का मामला हो, हिमाचल हमसे बहुत आगे है और हिमाचल से हम सीखते भी हैं और एक्सपोजर भी करते हैं। अभी हम ना, हमारा जो त्यूणी वाला जो चक्राता वाला एरिया है और इधर ये पुरोला वाला एरिया है, पूरा का पूरा जो सेब की बेल्ट है वो हिमाचल से लगी हुई है। आज भी हम जो हमारा जो सेब का मार्का है वो हिमाचल के मार्के में बिकता है और उसी में ज्यादा जाता है। तो सर आपका तो मतलब हमें सहयोग भी चाहिए होगा, और आपसे इस तरीके का जो लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम आपसे जरूर मिलेंगे। मैं नंबर भी लूंगा सर आपका। हाँ, ये मेरे को बड़ा मैं अच्छा लगा कि आपको दूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा। अभी जो हमारे आपके उत्तराखंड का उद्यान विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ लोगों को नए जो किस्म के पहाड़ी क्षेत्रों की बात ही कर रहा हूँ मैं, जहाँ एप्पल बेल्ट है, वहाँ बहुत सारी ऐसी किस्में या नई वैरायटियों का लोगों को बांटा गया है, वितरित किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कुछ हिमाचल प्रदेश से भी काफी सप्लाई हुई है क्योंकि यहाँ बहुत नर्सरी प्रोडक्शन का काम है। अब उनको जो नई इंपोर्टेड वैरायटीज है, इटली से है, आपकी अमेरिका से है, खास करके मैं सेब की बात कर रहा हूँ, वही तो बहुत बड़ा विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक पिन पॉइंट में जैसे आपने मार्केटिंग की बात की कि सेब क्या है,
अब क्या ज़रूरत पड़ी है, वहाँ अगर आपको काम करने की ज़रूरत है, मैं भी आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ हिमाचल तो बहुत आगे है, हम यहाँ चाहते हैं कि जहाँ आपने अंतिम पंक्ति की बात की, जो आखिरी में खड़ा है, आपका किसान खड़ा है, उसको उसने पौधे तो लगा दिए, लेकिन उसको कैसे आगे आगे करना, चाहे आपके स्टोन फ्रूट है, चाहे सेब है, सारी किस्मों की बात करें, तो उन्हों कैसे उसका प्रबंधन करना है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट कैसा करना है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो तो दे दिया किसानों को, मटेरियल तो दे दिया, चाहे कैसे दिया वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको इतनी लेटेस्ट वैरायटी अब दे दी है, उनको थमा दी है कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। आपको प्रबंधन, जो बगीचे की प्रबंधन है, तो उसमें आपके साथ सहयोग करने के क्या मैं इच्छुक हूँ, और आगे आप मिलजुल के, दिनेश सेमवाल जी है, डॉक्टर पवन जी है, आप है, उत्तराखंड के आखिरी गांव तक हम जाना चाहते हैं, मेरी अपनी इच्छा है। बाकी बाद में बात कर लेंगे। धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा, अगर मैं एफपीओ की बात करूं सर, सेमवाल सर का ये इसमें वो है, तो एफपीओ कई लेवल पे बन रहे हैं सर, लेकिन कुछ एफपीओ, अब मतलब मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ और ये फोरम ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ एफपीओ हम बना देते हैं सिर्फ क्योंकि हमारे पास टारगेट है, तो इसलिए, और हर डिपार्टमेंट को भी अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं, बेनिफिशियरी वही है, मतलब हमारा जो लाभार्थी है वो एक ही है, लेकिन सारी योजनाएं जो है एक साथ मिलके उसके बाद नहीं जा रही, बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट उस लाभार्थी का अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। ये भी एक समस्या है, जिससे कि सारी चीजें एक साथ दिख नहीं पा रही हैं। तो एफपीओ का हम बात करें तो एफपीओ अभी बन तो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वो मतलब इतने वाइब्रेंट नहीं है कि हम बोलें कि एफपीओ का निर्माण सही तरीके से हो रहा है, लेकिन होगा। अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल में आपको ये भी दिखेगा सर। लेकिन अभी अगर हम देखें तो एफपीओ का ज्यादा मतलब जिस तरीके से एसएचजी और ये हमारी जो सहकारिताएं हैं वो काम कर रही हैं, उतना अभी थोड़ा सा एफपीओ में प्रगति नहीं हुई शायद, क्योंकि मैंने भी ये ज्यादा अभी देखा नहीं है सर। जी, धन्यवाद सर। आपने एफपीओ के बारे में जानकारी लेकिन दी और आने वाले समय में जरूर एफपीओ भी एक अच्छा आंदोलन बनेगा, और उसके माध्यम से, क्योंकि एफपीओ में काफी संभावनाएं भी हैं, उसमें एक तो फार्मर ज्यादा हो जाते हैं सर, और ये बड़ा अच्छा आपका सुझाव है, इसमें हम लोग भी काम काम कर रहे हैं, और अगर इसके अच्छे रिजल्ट होंगे तो अगली बार जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। नहीं, वो मेरा मतलब ये है, जो आपने जो एसएचजी बनाए हैं, अब वो माइक्रो लेवल पे मार्केटिंग तो है उनकी, आप जिनसे भी संपर्क में है, तो वो बड़ा जो एक, आई मीन टू से, कि मेरा मतलब ये है कि वो जैसे 50 एसएचजी है, उन 50 एसएचजी को इंटीग्रेट करना है। ये बिल्कुल सही कहा कि मैंने भी 2 एफपीओ बनाए हैं केवीके के थ्रू, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। मेरा मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हमारे पास ग्रुप है, छोटे 8 महिलाओं के है, 15 महिलाओं, उनको इंटीग्रेट करके एक बहुत बड़ा ग्रुप, जो इसको एफपीओ का नाम दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, उसमें अब काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो आपके 20 एसएचजी है, अगर उनको एक प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म दी जाए, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा महिलाओं को। मेरा मतलब ये है, महिलाएं हैं चाहे दूसरी संस्था है, तो ये जो 40 ग्रुप है, 5 ग्रुप को इंटीग्रेट करना, वही एफपीओ है, वही है। लेकिन जो नए बन रहे हैं उसमें नहीं काम हो रहा, मैं कह रहा हूँ फ्रेंकली, वो बिल्कुल मतलब अभी नहीं, उस स्टेज, 0 स्टेज पे है। उससे अच्छे तो 5 महिलाओं का जो ग्रुप है वो अच्छा काम कर रहा है। तो इन ग्रुप को बड़ा ग्रुप बनाने के लिए आपस में जो इंटीग्रेशन हो, मतलब वो एक एक्सचेंज ऑफ मार्केटिंग हो, वो मेरा सुझाव है कि आप ब्लॉक लेवल पे एक्सचेंज हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो। अभी वो एक अनक्लेव थी यहाँ हमारी, जो भारत मंडप में 14 जुलाई को थी, जो अभी बना है प्रगति मैदान में, उसमें 800 एसी एफपीओ के प्रतिनिधि थे। उसमें अमित शाह जी अब उसके चीफ गेस्ट थे, वो भी मैं कहता हूँ। वहां भी एक ओएनडीसी के नाम से एक संस्था है, जैसे अमेजोन है, तो वो कह रहे हैं कि सारे ग्रुप को इकट्ठा करके छोटे माइक्रो लेवल को इंटीग्रेट करके बड़ा ग्रुप बनाना है। तो एक्सचेंज ऑफ मार्केटिंग में उसमें बहुत सारे स्कोप है। ये मेरी सजेशन है, ये वाले आने वाले समय इस तरह का काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। बिल्कुल जी सर। जी जी सर, महत्वपूर्ण सुझाव। और आदरणीय पवन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, स्वागत। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर अभी वार्तालाप हुई हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में। अभी एक खबर आई है, और वो खबर ये थी कि हिमाचल में कृषि विभाग मोबाइल मार्केटिंग वैन और इस तरह की व्यवस्थाएं अभी उन्होंने लॉन्च की हैं,
जिससे ये मार्केटिंग की समस्या का कुछ समाधान निकल सके। तो आने वाले दिनों पर मैं जो कृषि विभाग के साथ अभी अधिकारियों के साथ मैं हैदराबाद में था, 3 वहाँ से आए थे, 3 लोग थे, तो उनके साथ मेरी बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। मैं उनसे मालूम करके हो सकता है आने वाले समय पर उनको इस फोरम पर भी हम बुला लें और उनके फ़ोन नंबर्स मैं कैलाश जी को और डी शर्मा जी को भी मैं दे दूँगा, जिससे वो अपने स्तर से भी उनके साथ संपर्क कर लें। और ये व्यवस्था क्योंकि अच्छी है, ये व्यवस्था पहले भी की गई थी कि मोबाइल वैन के माध्यम से मार्केटिंग की जाए। लेकिन ये देखा जाता है कि ये व्यवस्थाएँ ज़्यादातर सरकारी क्षेत्र में जब चलती हैं, तो जब तक के धन रहता है तब तक ही चल पाती हैं। अब वो धन की नहीं होती है, व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती हैं, तो उतना अच्छा नहीं चल पाती हैं, खंडित हो जाती हैं। कई हमारे किसान भी ऐसे हैं जो कि हमारे साथ जुड़े। मेरे एक पंजाब के एक किसान थे जिन्होंने अपनी मारुति वैन में अपना वो प्रोडक्ट लेकर के शहर में खड़े हो जाते थे और उसके माध्यम से वो मार्केटिंग करते थे। अभी भी हम देखते हैं कई जगह पर उस तरह की व्यवस्थाएँ भी चल रही हैं। तो आने वाले समय पर ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये मोबाइल वैन हिमाचल में किस तरह की परिकल्पना की गई है और हिमाचल से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो भी उस विषय पर भी मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृषि विभाग के जो हमारे अधिकारी थे हिमाचल के, कि वो भी अपने किसानों के साथ उनके जो उनको ग्रेड करने का जो तरीका है वो एक बहुत अच्छा तरीका लगा है, उसको वो फाइन ट्यून कर रहे हैं और जो चैंपियन फार्मर्स वो बना रहे हैं, उस विषय पर भी हम आने वाले दिनों पर बातचीत करेंगे। तो बहुत अच्छा संवाद, हिमाचल और उत्तराखंड ये एक दूसरे के पूरक भी है, एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे में कहीं पर कॉम्पिटिशन भी करते हैं। तो हम इन दोनों को भी समायोजित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आगे हमारे गजानन जी अगर हैं तो वो अपने प्रश्न पूछें, उनका हैंड रेज्ड है। शायद आवाज नहीं आ रही है, तो आगे शायद दिनेश का भी नेटवर्क नहीं है। तो मुन्नीलाल जी, रंजना जी, आप आगे की कार्रवाई के लिए आगे। जी सर, थैंक यू सर। आज मुझे लग रहा है कि जो ये बाहर कार्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय कैलाश भट्ट जी ने जो आदरणीय पवन सर जी के बारे में बताया कि इनके द्वारा की गई योजना आज जो है फल फूल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारत सरकार ने उसको सराहा है। तो आपके कुशल नेतृत्व जो चल रहा है, ये बाहर कार्यक्रम और पतंजलि के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो संचालित हैं उनका भी क्रियान्वयन सफलतापूर्वक से संचालित है। आज मेरा जो NRL और आजीविका मिशन और महिलाओं का जो समूह सक्सेस हुआ है मध्य प्रदेश से, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जैसा कि अभी हमारे शरद वर्मा जी ने बताया, दिनेश जी ने चर्चा की, यहाँ पे महिलाओं को टोल प्लाजा का भी काम देना शुरू कर दिया है कि महिला ग्रुप जो है टोल प्लाजा का संचालन करे। उसका जो 30% जो इनकम होती है वो महिलाओं अपने समूह के आय में रखे, बाकी 70% जो है सरकार को जमा करें। इस प्रकार के भी काम हमारे बहनों को आगे कर रही है सरकार। तो लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसी परिवेश आता है कि कोई विशेष महिलाएं, एक विशेष परिवार, सारी महिलाओं का जो ग्रुप होता है उनको सहभागी न बना करके और जो पारदर्शिता नहीं रखता है वो ग्रुप आगे नहीं चल पाता है। आपने जो सफल संचालन के लिए हम सबका मार्गदर्शन किया है, मैं चाहूंगा कि ऐसी महिलाएं जो आदरणीय पवन सर ने भी निवेदन किया है, ऐसी महिलाएं जो ऊपर आगे तक गई हैं, उनका अगर इस युवा कार्यक्रम में हम सब को मार्गदर्शन मिले तो अति कृपा होगी। ऐसा मेरा आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से निवेदन है कि इसकी में आगे आने वाले समय में उनका मार्गदर्शन जरूर हम सबको दिलवाएं। हमारी बहनें अधिकतर इस ग्रुप में जुड़ी रहती हैं और वो निश्चित है उनको सीख मिलेगी। और नहीं, अगला जब भी आप कार्यक्रम रखेंगे, मेरा एक निवेदन है कि सदन में कई हमारे जी जी नहीं, मैंने कहा अगला जब भी कार्यक्रम जी रखेंगे सर, तो जरूर एक महिला सर का
आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर, क्योंकि महिलाओं को भी ये मंच मिलेगा, थोड़ा उनका भी उत्साहवर्धन होगा सर। और आप जैसे लोगों से वार्ता करके हम भी सीखेंगे, और जरूर जो है मिलके कुछ एक अच्छा सा इंटरप्राइज भी हम बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक दूसरे स्टेट का भी हम इंटर स्टेट बिजनेस भी कर सकते हैं सर। जो उत्तराखंड में अच्छा होता है हम आपको बेच सकते हैं, आपके यहाँ जो अच्छा होता है वो हम अपने यहाँ ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो उसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका, धन्यवाद। सर ये आज हम 800 जैसे 70 दिन पूर्ण करने वाले हैं, और लगातार 3 घंटे ये चर्चा चलती है। 1.5 घंटे हम योग करते हैं और 1.5 घंटे हम आहार और प्राकृतिक जैविक खेती सामाजिक चिंतन करते हैं। और कभी भी जब भी आप संवाद कर लें, और दिनेश जी से चर्चा कर लेंगे आपसे, कभी भी जो हमारी बहनों को जो समय हो तो उनका हमको मार्गदर्शन मिल जाएगा। ML गौर साहब इटारसी मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने हैंड किया है, तो वो भी अपना संवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से कर सकते हैं। ओम सदन को सादर प्रणाम। और आज के चीफ गेस्ट माननीय कैलाश जी का जो संवाद मैंने सुना पूरा, एक बड़ा प्रभावशाली के साथ साथ एक बहुत उपयोगी, जैसा शरद जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं या जिन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं नर्मदापुरम की डोलरिया तहसील का मेरा मूल निवास है, इटारसी में निवास करता हूँ। अभी एक FPO हमने भी बना के रखा हुआ है, जिसमें डोलरिया तहसील के करीब 10,000 किसान हैं, परंतु उसमें अभी एक बायो प्रोडक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं कि जिसमें नेपियर घास से हम बायोगैस बनाने का काम होगा। उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। एक यूनिट साथ में बायो कोल भी हम कोयला भी बनाएंगे नेपियर घास से। परंतु उस FPO का जो हम उपयोग है या उसका कार्य, जैसा आपने एक छोटी छोटी यूनिट करके आपने हमें जो आज मार्गदर्शन दिया, ऐसा काम कर रहे हैं, तो ऐसा हम हमारे जिले में और ऐसा क्या कर सकते हैं उस FPO के माध्यम से, तो थोड़ा उसमें हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। हम अभी नहीं तो हम बाद में आपसे संपर्क कर लेंगे, क्योंकि FPO ऑलरेडी बना हुआ है, सब कुछ है, बाकी का हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। अब चूंकि हमारे यहाँ की स्थिति परिस्थिति जो है वो कृषि से संबंधित ही है, और रही बात जैविक की, तो जैविक की हम लोग के एरिया में जैसे शुरुआत है योगाहार के माध्यम से हमारे कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी जैविक के अलावा भी हम और ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम छोटे छोटे लोगों जो उस हमारे तहसील का जो आखिरी व्यक्ति है उस तक उसका हम काम करने की कोशिश करें। तो इस मामले में थोड़ा सा हमें सुझाव देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने 10,000 लोगों को एक संगठित करके एक FPO बनाया है। और मैं आपको एक मतलब क्योंकि आपके क्षेत्र का मेरे को ज्यादा वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताऊं कि अभी जैसे हमने कुछ जैसे हमारी सहकारिताएं हैं, तो उनका समूह और समूह के बाद सहकारिताएं हैं, उसमें माना 600 लोग जुड़े हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो दोनों तरीके से बिजनेस करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वहां जो उत्पादन हो रहा है उसी को लेकर हमें बाहर जाना है, अंदर भी हमारी खपत है। तो उन लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से उन्होंने एजेंसियां ले ली। मानो जैसे हमारे यहाँ कैटल फीड है, तो वो सहकारिता कैटल फीड की एजेंसी ले लेती है, और उस एजेंसी के माध्यम से अपने लोगों से ऑर्डर लेके फिर उनको सप्लाई करती है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ये भी चेंज है सर। तो जैसे कैटल फीड की उन्होंने एजेंसी ले ली, माना कहीं पे सोलर लालटेन की एजेंसी ले ली। मैंने आपको बताया कि जैसे जो सरकार की योजनाएं, सरकार भी क्योंकि उनके पास संगठन है, तो सरकार की योजनाओं को अगर तुरंत लागू करना है तो सरकार भी उसी के पास जाती है जिसके पास जो है बहुमत होता है। तो सरकार भी उनकी सहकारिता को पूछती है और अपनी जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से नीचे परकुलेट करते हैं। तो हम 2 वे बिजनेस कर सकते हैं सर। आपके यहाँ जो भी उत्पादन हो रहा है, एक तो उसको इकट्ठा करके उसका एग्रीगेशन करके फिर मार्केट में ले जा सकते हैं, और दूसरा उन लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं कि हम क्या मार्केट रेट से, क्योंकि वॉल्यूम में खरीदेंगे तो वहां से भी हमें कम में मिलेगा, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो भी बचत होगी सर। तो ये इस तरीके से भी हम उसको चला सकते हैं सर। जी,
मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सर कि उसको हमने ग्राम पंचायत लेवल पे भी एक विलेज प्रोजेक्ट के नाम से उनको दिया हुआ है। जैसे एक ग्राम पंचायत का विलेज प्रोजेक्ट जैसे मेरे खुद के स्वयं के पास है, जिसमें 3 गांव होते हैं। अब चूंकि मुख्यतः हमारे यहाँ पे उपज में गेहूं और मूंग और मक्का और धान, यही उत्पाद हो रहा है। और चूंकि मेरा एरिया उसमें सब्जी के बेल्ट में भी अभी 1-2% में ही है, ज्यादा सब्जी भी नहीं उगाते, और ना दूध का एरिया है। थोड़ा थोड़ा करके लोगों को अवेयरनेस है, तो कुछ लोगों ने काम जरूर शुरू किया है कि हम डेयरी का काम करें। परंतु आज स्थिति ये है कि एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ से काम किया है मिसरौद में, जहाँ पे लग रहा है कि वो 500-600 लीटर दूध गांव से शहर भेज रहा है, परंतु गांव में भी थैलियां बिकने आ रही हैं। ये इतनी ज्यादा विषमता है हमारे यहाँ भी। तो ऐसे उसमें सिर्फ ये खेती पे आधारित एरिया है। तो जैसा आपने अभी सुझाव दिया कि हम अपने प्रोडक्ट के अलावा उनकी आवश्यकताओं के लिए हम कुछ काम करें, वो एक बहुत बड़ा आपने हमें सुझाव दिया कि उस एरिया के लोगों की आवश्यकताएं जो हैं उनके लिए हम, जैसे आपके क्षेत्र में जो चीजें मिलती है वो हम यहाँ आधारित कर लें, या जो कैटल फीड या जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, ऐसा काम हम शुरुआत कर सकते हैं। जी ओम जी सर, उसके ये लिए मेरा सुझाव एक है। चीज जी नहीं बहुत बढ़िया हमें मार्गदर्शन है सर। इसमें एक चीज और बताएंगे सर कि गवर्नमेंट एफपीओ को फाइनेंशियली लोन के लिए कोई व्यवस्था देती है क्या, या खुद ओनर को गवर्नमेंट सर मतलब एफपीओ को काफी सपोर्ट करती है। मेरी समझ से 40-50 लाख का फंड गवर्नमेंट देती है अलग अलग स्टेज में। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे हम एफपीओ बनाने की सोच रहे हैं अभी, तो हमने एक शेयर उसमें जो है 1,25,000 का रखा हुआ है, एक शेयर। मतलब एक जो अगर एलसी को हम उसमें हमारी सहकारिता को लेते हैं, तो हमने उसमें 400 शेयर रखे हैं। तो 400 शेयर का मतलब हमारा 1.5 करोड़ के करीब का उनके पास रेवेन्यू आएगा। सरकार उसमें उनको स्टाफ का सैलरी कॉस्ट देती है, प्लस 15 लाख जो है रिवॉल्विंग फंड भी देती है एक एफपीओ को। अगर आपका एफपीओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या नाबार्ड से जो है रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड तो आप सहकारिता एक्ट में करो, किसी में भी करो। जी जी, तो नाबार्ड के थ्रू आपको ये मदद मिलती है। ग्रेडिंग क्या अभी एक्चुअल में क्या है, हम लोगों ने जो 10,000 बनाया है वो उसका 500 रुपीज करके उनसे शेयर लिया है। उसमें 250 रुपए का शेयर दिया है, 250 रुपए प्रोसेसिंग फीस वगैरह करके हमने लिया है। और कुछ जो आपका महिलाएं सिंगल जो वाला, गरीबी आपका रेखा थी, इंडिविजुअल, आपका मेरी समझ से इंडिविजुअल का है सर। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे समूह कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बने, नहीं सर, कंपनी नहीं, कंपनी हमने कंपनी रजिस्टर्ड कराया नहीं था। मतलब शेयर कंपनी आपका एक्ट के इंडिविजुअल तहत। का है, व्यक्तिगत कंपनी तो है, हाँ मतलब शेयर आपका हाँ व्यक्तिगत है। हमारे यहाँ संस्थागत शेयर है 1,25,000 का। मतलब एक संस्था ऑलरेडी बनी हुई है, उस संस्था से हम शेयर ले रहे हैं। तो उस संस्था के अंडर में 600-700 लोग हैं। जी जी जी, आपका क्या है कि ये आप एक व्यक्ति का शेयर ले रहे हो और फिर उसको एफपीओ बना रहे हो, व्यक्तियों का मतलब। हाँ हमारे यहाँ समूह वाला है सर, वो ये डिफरेंस है। लेकिन इसमें भी नाबार्ड सहयोग करता है। अच्छा जी जी जी, चलिए। आप नाबार्ड तो के हम लोगों अब को, यहाँ हमारे एरिया में कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी से संपर्क करें? नाबार्ड ही मेरी समझ से, अगर नाबार्ड ने मोटिवेट किया वो सर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एफपीओ का उनके नियमानुसार अगर बना होगा तो वो जरूर सहयोग करेंगे सर। जी 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 ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। एफपीओ के संबंध में हमारे एमएल गौर साहब ने आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय संवाद किया है, और ये संवाद जो है निश्चित है कि सफलता की ओर बढ़ता है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से आपसे संवाद करना चाहते हैं। आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर किशोर दुबे जी को बुलाएं और अपना संवाद करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, और उत्तराखंड में जो मिसाल बनाई है पवन जी के साथ में, जो पौधा बन गया है, वह निश्चित ही प्रेरणादायी है। हमारे हिमाचल के साथी ने भी, जो अतिथि जी ने जो बोला है, वह निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके संदर्भ में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले एफपीओ से रिलेटेड थोड़ी जानकारी दे दूं ताकि गलत फहमियां दूर हो जाए करके। जी, हर एफपीओ को अनुदान नहीं मिलता। नहीं तो कई बार, मैं महाराष्ट्र में काम करता हूं और कई एफपीओ के साथ में मेरा संपर्क है। हर जिले में
2 या 3 जो एफपीओ बनते हैं और वो भी एसएफएसी के माध्यम से या नाबार्ड के माध्यम से बनते हैं, तो उन्हीं को पैसा मिलता है।